उन चीज़ों की जिम्मेदार सरपंच पंच मेंबरान हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को उभारा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सरपंच और पंच लोगों के ऊपर जो जिस तरीके से पब्लिक के एलिगेशन से इल्ज़ाम आते हैं कि ये कुछ ऐसे गिने चुने और उन लोगों को ही वो काम देते हैं जिनसे इनको मफाद हासिल होता है, और जिन लोगों से इन्हें लगता है कि इनसे कोई मफाद नहीं होगा, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो उनसे पैसा लेना हो, चाहे वो शेयर मांगना हो, चाहे करप्शन करना हो, कोई भी जो लोग उनमें उन चीज़ों के साथ उनके साथ रहते हैं उन्हीं उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पंचायत लेवल पर। और उसी पर डीडीसी चेयरमैन ने कहा था कि उन चीज़ों को अगर पांच सरपंच साहिबान अगर उन चीज़ों को उभारने की कोशिश करते, वो सामने आते, तो हम भी इन चीज़ों को ख़त्म करने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। क्या आप नीट और IIT JEE मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं? जो हो आपके आसपास, ऐसा इंस्टीट्यूट जो करवाए आपको हर फाउंडेशन कोर्स की बेस्ट तैयारी, ऐसा इंस्टीट्यूट मिल पाना मुश्किल होता है। तो हो जाइए तैयार यूनिक क्लासेस डोडा के साथ। हम लेकर आए हैं आपकी सभी मुश्किल का हल। जी हाँ, डोडा, भदरवा और किश्तवाड़ के स्टूडेंट्स के लिए है खुशखबरी। यूनिक क्लासेस लेकर आए हैं फाउंडेशन कोर्स 11th and 12th क्लास for subject physics, chemistry, biology and maths and pre-foundation course for 6th to 9th class। इसके साथ ही JNV एंट्रेंस और सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग आपके अपने शहर डोडा में। यहाँ आपको मिलते हैं कोर्सेज फॉर नीट ड्रॉपर बैच, JEE ड्रॉपर बैच एंड क्रैश कोर्स, फाउंडेशन 11th and 12th, बोर्ड प्लस नीट, प्री फाउंडेशन 6th to 10th। यूनिक क्लासेस डोडा 10 वर्षों से लगातार बेहतरीन रिजल्ट देने वाली एकमात्र इंस्टीट्यूट है। हमारी विशेषताएं हैं एक्सपीरियंस्ड IITian एंड NIITian दिल्ली एंड कोटा की बेस्ट फैकल्टी। प्रत्येक बैच में लिमिटेड 25 स्टूडेंट्स और हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन, प्रिंटेड नोट्स और अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट सीरीज, अफोर्डेबल फीस। यूनिक क्लासेस डोडा आपको देता है बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, ड्रॉपर बैच स्टार्ट। तो आइए और आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। यूनिक क्लासेस, फारिदिया बिल्डिंग, बार्थ रोड चौक, नियर टाउन हॉल, डोडा सिटी। कॉल अस 9622014470 and 9103147098। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धारबी पंचायत के नायब सरपंच सईद परवेज़ साहब। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हमने धारबी पंचायत बुलागदाली उद्यानपुर के कुछ घरों की खस्ता हालत की खबरें अपने चैनल के ज़रिए से शाया की थी, उसमें इनके ही कोरम के कुछ मेंबरान ने मुख्तलिफ तरीके से इन पर और बुला के कई मुलाजमीन पर इल्ज़ाम तराशी की थी। उन तमाम बुनियादों पर आज इनको हमने स्टूडियो में बुलाया और इन्हीं से छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि वो मसाइल क्या थे और उन लोगों ने इन पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं क्या वो सही थे या कुछ और मामला था। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं ताकि उस पूरे मामले की छानबीन होकर के आप तक पहुंच सके। सबसे पहले सईद परवेज़ साहब, आपका हम अपने शुभम चैनल डोडा में इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। देखिए परवेज़ साहब, जिस तरह से आपको मालूम ही है कि पंचायती राज के अंदर जिस तरीके से काफ़ी हद तक हर तरीके से सरपंचों, पंचों, नायब सरपंचों या दीगर जो मुलाजमीन हैं आमतौर से ग्राउंड लेवल पे उन पर इल्ज़ाम तराशी होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए बुलागदाली उद्यानपुर की और धारबी पंचायत की, आज तक इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आ पा रही थी। क्या वजह है कि आज आपके ही कोरम के कुछ मेंबरान आप पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए सर, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं वो ऐसा है कि हमें धारबी में तकरीबन 150 सैकाइडीज़ थी। सैकाइडीज़ का ये मतलब होता है कि सोशली और इकनॉमिकली जो वीक लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इन लोगों को मतलब वेरीफाई किया जाए ताकि गवर्नमेंट जो मकानात के लिए इमदाद देती है उनको बेनिफिट मिल सके। जनाब, हमने घर घर जाकर जितने भी लोग थे सैकाइडीज़ जो हमने बनाई वहाँ पे, लेकिन हमें मकानात आए टोटल 20 मकानात हमें जब आए तो उसमें से शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि इनको 100% इनका जो है 100% देना है। उसमें से 13 मकानात जो थे वो आए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के, 13 लोग आए। उसके अलावा बचे हमारे पास 7 जब बचे तो हमने क्या किया, हमने एक इजलास तलब किया
धारबी में, और वहाँ पर पंचायत के लोग जितने भी थे, पंचायत कोरम के लोग जो थे, उनसे हमने मशवरा किया कि इन 7 केसों का क्या करना है। इदरीस साहब, मैं आपको ये बताऊं कि छितरन वार्ड, ये जो 13 केसेस थे ये आए थे 2 वार्डों में, एक कुंडन वार्ड में, एक कांडवा में, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग इन्हीं 2 वार्डों में हैं। वहाँ पर ऐसा हुआ कि 7 केस जो हमारे बचे, तो वहाँ पर फैसला हुआ कि छितरन वार्ड में 1, कांडवा में 1, कांडवा का जो मेंबर है उसने अपने भाई को रखा, घोड़ाल का जो मेंबर है उसने अपने भाई को रखा, पोंडा का जो मेंबर है उसने अपने लिए रखा, कुंडन का जो मेंबर है उसने अपने लड़के का नाम बोला, शोड़ान में एक लेडीज़ है विडो, तो सरपंच साहब ने बोला कि उसको देना है जी ये। 7 नंबर वार्ड में जो है मेंबर हमारा, उसने बोला अपने भाई को देना है। तो खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं था, हर एक वार्ड मेंबर की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उन्होंने जवाब देना है लोगों में। मैंने वो रेजोल्यूशन बनाया, दूसरे दिन हम गए तो वो रेजोल्यूशन हमने ब्लॉक ऑफिस में सबमिट किया। सबमिट करने के बाद शाम को वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि ये वाला रेजोल्यूशन जो है ये आपका नहीं चलेगा, जो आपने ग्राम सभा में रेजोल्यूशन बनाया है जिस पर लोगों के दस्तखत हैं वो वाला रेजोल्यूशन चलेगा, ये वाला रेजोल्यूशन नहीं चलना है जी। जनाब, ये फ़ोन कहाँ से आया आपको? ये ब्लॉक का जो हमारा जो MIS ऑपरेटर है जो डील करता है, ये उन्होंने बोला कि ये रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, आप ये कार्रवाई पे जो नाम है सीरियल नंबर 1 से शुरू हो जाएगा। तो सीरियल नंबर 1 से 7 तक मेरे वार्ड में थे नाम, क्योंकि मेरा वार्ड जो है वार्ड नंबर 1 है। हम जो भी प्लान बनाते हैं, जो कोई भी काम होता है, हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। उसमें 7 नाम आए वार्ड नंबर 1 के। मैंने अमीन साहब को, रहमतुल्लाह साहब को और शमसदीन साहब को बोला घोड़ाल में कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, हमने सुबह जाना है DC साहब के पास, एक रेजोल्यूशन हम वहाँ पर दे देंगे ताकि उनको बोलेंगे कि जनाब ऐसे मसला है, ये एक ही वार्ड में हमारे 7 केस आ रहे हैं तो इसका कुछ हल करवाएंगे। वहाँ पर हमारा फैसला हुआ सुबह के लिए, ये 25 दिन पहले की बात है, महीना पहले की बात है ये। जनाब शाम को बैठा मैंने रेजोल्यूशन तैयार किया, दूसरे दिन डोडा आए, सिर्फ वार्ड नंबर 4 से जो मेंबर हैं रहमतुल्लाह साहब, सिर्फ वो आए, ना हमारा सरपंच आया ना कोई दूसरा मेंबर आया। हम दर बदर रहे 12-1 बजे तक। उसके बाद मैंने शमसदीन साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, आप आए ही नहीं। उसने बोला आप दे दो रहने, मैंने BDO साहब से बात की है, हम ये दे देंगे, मैं खुद करूँगा ये। जनाब मन, वैसा तो होना ही नहीं था, ज़बानी तो ये काम चलते ही नहीं है। ज़बानी मैं बोलूँगा ये तारे उतारूँगा मैं नीचे, लेकिन ये उतरते नहीं हैं। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, कागज़ चलाने पड़ते हैं, उस हिसाब से ये होता है। जनाब जब ये आए नहीं तो गालबन 8-10 दिन हो गए तो लोगों को किस्त पड़ गई। किस्त जब पड़ गई तो मुझे आपसे भी इदरीस साहब, जो हमारे इलाके में जो मतलब एटमॉस्फेयर जो हमारा थोड़ा ख़राब हुआ, वो मैं आपको भी उसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। वो इसलिए कि अगर आपने न्यूज़ लगाने से पहले अगर कोई बड़ा मसला होता है, आपने सरपंच कंसर्न को बोलना चाहिए था पहले, और या फिर मुझे भी आपने पूछना था कि ऐसे ऐसे एलिगेशन हैं, सुनिए, आपने पूछना था कि हम वहाँ पर उसका जवाब देते थे तो उसका मसला हल होना था। लेकिन आपने भी उसके बाद मैंने DDC सर से आपका जो इंटरव्यू देखा तो आप खुद भी कुछ एग्रेसिव जैसे थे और आपने मतलब यू आर प्रोवोकिंग द चेयरमैन सर। लेकिन ऐसा नहीं है, चेयरमैन सर हैं या DC सर हैं, इन्होंने भी देखना ये है कि, और दूसरी बात यह है कि SEC जिन लोगों की बनी, गवर्नमेंट के पास वो एलिजिबल हैं, सारे वो एलिजिबल हैं जिनकी SEC बनी, तो इसमें ये नहीं बनता है इशू की। और जो अमीन साहब ने वहाँ पोंडा में बोला, मैंने आपको शायद पहले भी आपको बोला था कि उसने 70% सही बोला, 70% उसने सही बोला, 30% उसने झूठ बोला। और उसमें मुझे ये लगा कि इन लोगों ने, सरपंच तो वही हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन मुझे यह है कि अमीन साहब ने सरपंच का नाम नहीं लिया। और जो उन लोगों ने कमिटमेंट की, इदरीस साहब मिसाल, हम उन लोगों ने 50 लोगों को बोला हम आपको PMAY दिलाएंगे, हमारे पास आए 19, देना तो 19 को ही है, 19 बोलेंगे हमें इंसाफ हुआ, 131 बोलेंगे हमारे साथ जुल्म हुआ। आप मुझे ये बताइए, अगर बात करेंगे उस पूरे पंचायत के इलाका, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 20 केसेस वहाँ पे आए हैं,
और आप कह रहे हैं 13 केसेस जो है वो शेड्यूल कास्ट उसमें बट गए और उसके लिए किसी का एतराज़ नहीं। बाकी के जितने केसेस बचते हैं तकरीबन 7 केसेस उन पे एतराज़ आते हैं। आप ये बताइए जिन लोगों को वो 7 केसेस दिए गए हैं वो कौन कौन है, उनके नाम आप बताइए। वो वार्ड नंबर 1 के हैं नासिर हुसैन, मोहम्मद शफ़ी, सजाद हुसैन, तौसीफ़ अहमद। तौसीफ़ अहमद कौन? वो अपना ही लड़का एक है, मोहम्मद अब्बास वानी साहब का लड़का है वो, जिस पे मतलब ये शोर उठा कि इसको डबल स्टोरी मकान है। मतलब ये मैंने सुना और ऐसे भी बातें चलती हैं कि वो जी डबल स्टोरी मकान वालों को दिया। उसमें यह है कि अगर एक घर में 4 फैमिलीज़ रहते हैं, उनको राशन कार्ड अलग हैं, उनका चुलाना अलग है, तो हमारे पास वो मतलब एलिजिबल है और उनकी सेक आईडीज़ बनी है, हमारे पास वो एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट के पास भी वो एलिजिबल हैं, उनको मिलना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनको बोला था कि जिस दिन वो ग्राम सभा हुई, मैं आपको थोड़ा इससे पीछे लेता हूँ थोड़ा सा। जब ग्राम सभा हुई, हमारे पास जो मुलाजमीन आए, उन्होंने बोला कि आप वार्डों में जो जेन्युइन लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ आप, जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग हैं वार्ड वाइज। तो हमने वार्ड नंबर 1 से शुरू किया, 7 मैंने रखे अपने छितरन वार्ड में, शायद 13 की 14 रखे कांडवा वार्ड में, इसी तरह से 5, 7, 8 करके जो जेन्युइन लोग थे वो रखे 7 वार्डों के। डिपार्टमेंट ने हमें बोला कि जब ये वहाँ से आपको टारगेट मिलेगा, आप लोगों ने ही बैठना है और इन्हीं लोगों से चूज़ करके पिक करके इनको PMAY आपने देना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब टारगेट आया 20 मकान, हमने जो लिस्ट बनाई थी उसी लिस्ट में से कुछ लोग सीरियल 81 पर थे, कुछ एक बंदा उसको वहाँ से उठा के लाया, मतलब उस 13 में टॉप 10 में लाया उसको, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का था। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने तो कोरम को बोला कि यार ऐसे ऐसे मसला हुआ है, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से ताकि इसका कुछ हल निकले। जब वो हुआ नहीं ऐसा, तो ऐसी ज़बानी तो ये काम नहीं ना होते हैं। अगर बात करें, आपने जो कहा कि जिस तरीके से आपने जो केसेस जो बांटे गए हैं, जिस तरीके से 6 या 7 केसेस की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में उन्होंने हमारे साथ परसों न्यूज़ में बोला है, चाहे वो आतू जितने भी लोग हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, जिनका उन्होंने दावा किया है, और जिन लोगों के वाकई घर नहीं और जिनके घरों की खस्ता हालत हमने देखी, क्या आपकी नज़र में वो डिज़र्विंग नहीं थे? सर 101% डिज़र्विंग है, बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं वो। तो उन्हें पहले क्यों नहीं दिया गया? मैं तो बोल रहा हूँ आपको, वो इसलिए कि मतलब हमने जो लिस्ट प्रायोरिटी जब हमने सेट की 7 वार्डों की, प्रायोरिटी में उनका किस कहाँ पे रखा था उनको लिस्ट में, जिसकी वजह से उनका नाम ही नहीं आया 20 में? वो तो 50 के अंदर हैं सारे लोग, लेकिन हमें ये नहीं था पता पहले कि मकान कितने आएंगे हमें। लेकिन जब मकान आए, मैंने तो किस्त पड़ने से पहले कोरम को बोला कि हमें DC साहब के पास जाना चाहिए, हम जाएंगे, कोशिश करेंगे और ये हो जाएगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हमारा जो सरपंच है, शमसुद्दीन साहब की मिसेस है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ सरपंच वही काम करते हैं पंचायत में, तो उन्होंने बोला कि मैंने BDO साहब से बात की, आप चुप बैठो जी। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जो जिन लोगों को आए हैं ये गालिबन 7 नहीं, ये 6 ही हैं उसमें, क्योंकि सीरियल नंबर 1 जो बिल्कुल डिज़र्व करता था वार्ड नंबर 1 में, सजाद हुसैन, उसका कुछ जॉब कार्ड मैपिंग में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, तो उसके बाद उसकी जगह पे सीरियल नंबर 8 वाला था वार्ड नंबर 2 में, नसीर। तो गवर्नमेंट ने उसको वहाँ से उठाया, उसका नाम दिया। तो इस पे इनको हो गया रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन होने से नहीं होता है। इन लोगों को चाहिए था कि हम लोग जमा हो जाते, और जब जमा होना होता है, जब कोई कागजी कार्रवाई करनी होती है, तब ये लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं जी, फिर भांडा मेरे सर उन्होंने फोड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है और ये अच्छा शगुन नहीं है। देखिए ये परवेज़ साहब बात करें अगर, क्योंकि सिर्फ मकानों की ही बात नहीं है, काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे पंचायतों को सुधारने की ज़रूरत है। आमतौर से जो मेंबरान हैं, अंदरूनी तौर पर उन्हें कुछ इस तरीके के इल्ज़ामात लगाने की भी कोशिश की है कि जिन लोगों को ये केसेस दिए गए हैं उन्हें एक तो मकानात हैं, और यानी कि उनके पास पहले से मकानात हैं तामीर शुदा, और दूसरी बात यह है कि जिनको दिए गए हैं उनसे कुछ चीज़ें, उनसे कुछ पैसा लिया गया है, क्योंकि उनके साथ कुछ शेयरिंग की गई है, जिसकी वजह से वो लोग भी आगे से माने हैं, तब जा कर के उन्हें केसेस दिए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इसमें ये बात है कि जो आप बोलते हैं कि जिनके मकानात बने हैं, आप चलिए
और जो पूरे 20 मकानात हैं उनके आप फिजिकल वेरिफिकेशन 20 कीजिए। में से जो सुनिए साथ ही हैं, साथ ही रख लो, साथ ही रख लीजिए। अगर वो डिज़र्व नहीं होंगे तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और अगर जो ये पैसे की बात बोल रहा है कोई, तो आप लोगों से पूछ लीजिए। कुछ लोग उसमें ऐसे हैं कि जिनको मतलब लाले पड़े हैं खाने के लिए, उनको पैसा नहीं होता है, खाने के लिए नहीं है। उनके मकानात आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए। उन्होंने इंक्वायरी अप्लाई की है तो हम उसका फेस करेंगे। हम कहाँ बोलते हैं कि इंक्वायरी ना हो। आप भी चलिए, डीसी सर आएँ, खुद आएँ, एसीडी साहब आएँ, किसी भी टीम को भेज दें, वो आएँ मौके पे देख लें। अगर वो जेन्युइन नहीं होंगे, लेकिन एक ही चीज़ है मुझे कि मैं भी समझता हूँ कि एक ही वार्ड में ये आई, कोई बोलेगा कि ये जेन्युइन नहीं है, वो 100% झूठ है। वो जेन्युइन है, उनकी सैक आईडीज़ है, वो जेन्युइन है। लेकिन उसूली तौर मैं भी ये समझता हूँ कि ये एक ही वार्ड में नहीं आने चाहिए थे। 6 केसेस हैं, ये नहीं आने चाहिए थे। लेकिन उसके लिए एक प्रोविज़न होता है, उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना है कि जनाब हमें ऐसे ऐसे टेक्निकल, और हम भी नए हैं इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ यह है कि देखो, इंसान को आप नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो आप कोड करते हैं। मतलब अगर कोई अच्छा काम करे उसके लिए भी तो एप्रिसिएशन तो बनती है ना, वो ऐसा भी होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर आपको बताऊंगा कि पंचायत दाहरबी में अगर आप देखेंगे, पूरी जितनी सैक आईडीज़ हैं, बाकी जो जितना भी कागजी काम है वो तो मैं करता हूँ। और मैंने वो जो सोशल वेलफेयर में लड़कियों के लिए रजिस्ट्रेशन 65 लड़कियों की करवाई है दाहरबी की। पेंशन का मसला, मतलब हर जगह पे हम हाजिर हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर मैं ऑन कैमरा वो बताऊंगा आपको, जो हमारे मेंबर्स हैं ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ इनको इख्तलाफ क्यों है, तो हमें मज़ीद उसमें फूट पड़ सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ वो। लेकिन इन लोगों को ये चाहिए था कि लोगों को जो उकसाने के बजाय अगर हम पूरे लोग वहाँ पर बैठते, इन मसलों का हल निकलना था वहाँ पे बैठ के। और अगर ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर एक सरपंच को वार्ड मेंबर के ख़िलाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़े, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए फिर क्या कर सकते हैं वो काम। फिर ये देखिए, आप अभी कर रहे थे, आप डिफेंड कर रहे थे डीडीसी चेयरपर्सन को, चूँकि उनसे पूछना था, वो एक पूरे ज़िले के अंदर इस तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। अगर बात करें उनसे, जो मैंने चीज़ें बोली हैं काफ़ी सारी पंचायतों की, जब हमने न्यूज़ें कवर की उसमें साफ तौर पर यही देखा कि काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें नहीं मिल पाया था। ये सिर्फ हमने धारबी की बात नहीं की थी, हमने पूरे जनविन डोडा की बात की थी। तो उनसे हमने जब ये पूछा कि क्या आप उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनसे कोई अच्छा सा ऐसा कोई जवाब माकूल नहीं मिला कि जिसकी वजह से लोगों को कुछ फ़ायदा होता। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने खुद कहा कि हम ग्राउंड लेवल से लेकर हम कहीं ना कहीं सब उसमें ज़िम्मेदार हैं और हम सब लोग उन चीज़ों के ज़िम्मेदार। उन्होंने खुद उसका एतराफ़ किया। तो फिर उन चीज़ों को जब वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो कहा कि हमें एक एक पंचायत को मॉनिटर करना चाहिए, जब 5 साल निकल जाएंगे उसके बाद मॉनिटर करेंगे। नहीं, जो मैं इत्फाक करता हूँ डीडीसी सर ने जो आपको बोला, क्योंकि डीडीसी साहब भी हर एक पंचायत में खुद तो जा नहीं सकते। सुनिए, खुद वो जा नहीं सकते हैं। इसके लिए मतलब देखें, मैं अगर ज़ाती तौर आपको बताऊं, मोदी गवर्नमेंट है इस वक्त, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल में, हमें तो तारीफ़ करनी चाहिए उनकी। ज़ाती तौर मुझे मतलब पॉलिटिकली हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, क्योंकि हमें आइडियालॉजी से इख्तलाफ है बीजेपी के साथ। लेकिन जो काम है बीजेपी गवर्नमेंट के, वो तो हमें मानना पड़ेगा। और आप देख लीजिए 2018 से पहले, 2018 या 14 से पहले एक मकान आता था पंचायत में। आज अगर 20, हमारी एक छोटी सी पंचायत है उसमें अगर 20 केस आए हैं, तो इसका मतलब है ये तो दिए ना किसी ने। तो लोगों को थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। जो एलिजिबल हैं, जिनकी सैक आईडीज़ बननी है, 2024 तक शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये हमने स्कीम इसको क्लोज़ करना है। जितनी भी सैक आईडीज़ बनी हैं उनको मकान मिलने हैं। तो इसमें से मैं ये गुजारिश करूँगा लोगों को कि आपको थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, कोई मरने का खतरा नहीं है। सैक आईडीज़ जितनी बनी है उनको मिलना ही मिलना है। तो डीडीसी चेयरमैन सर ने जो बोला, उन्होंने सही ये बोला कि मतलब लोगों ने इलेक्ट किया पंचायत को, तो ये तो पंचायत का भी फ़र्ज़ बनता है कि प्रायोरिटी सेट करना, देखना सही क्या है गलत क्या है, वो तो पंचायत ने भी देखना है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने सही बोला आपको कि आप फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ बोलें,
कौन सी पंचायत है, कौन सी जगह है, तो वो एक्शन करेंगे। तो उन चीज़ों की जिम्मेदार सरपंच पंच मेंबरान हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को उभारा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सरपंच और पंच लोगों के ऊपर जो जिस तरीके से पब्लिक के एलिगेशन से इल्ज़ाम आते हैं कि ये कुछ ऐसे गिने चुने और उन लोगों को ही वो काम देते हैं जिनसे इनको मफाद हासिल होता है, और जिन लोगों से इन्हें लगता है कि इनसे कोई मफाद नहीं होगा, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो उनसे पैसा लेना हो, चाहे वो शेयर मांगना हो, चाहे करप्शन करना हो, कोई भी जो लोग उनमें उन चीज़ों के साथ उनके साथ रहते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पंचायत लेवल पर। और उसी पर डीडीसी चेयरमैन ने कहा था कि उन चीज़ों को अगर पंच सरपंच साहिबान अगर उन चीज़ों को उभारने की कोशिश करते, वो सामने आते, तो हम भी इन चीज़ों को ख़त्म करने में कहीं ना कहीं कामयाब होते। ये सिर्फ आपकी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनविन हर एक पंचायत के लिए ये कह रहा हूँ कि अगर वो चीज़ मॉनिटर करें, 5 साल का वक्फा होता है और 5 साल के वक्फे के अंदर अगर उन लोगों को मॉनिटर करने तक नहीं आया तो फिर 5 साल के बाद जब उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी फिर मॉनिटर करेंगे वो। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? सुनिए आप, ये है कि अगर ये होता है पॉलिसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट, अगर हम आगे न भी आएँ लेकिन जो कागज़ हमारा लाइन में लगा है उन लोगों को वो मिलना ही मिलना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 सालों में ही सब कुछ हो, क्योंकि 2012 में गालिबन वो सेकाइडीज़ की सर्वे हुई थी पहले, और हमारी पंचायत में तो 6 नाम थे टोटल, लेकिन 2018 के बाद हमने 151 सेकाइडीज़ बनाई हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग रह भी गए हैं जो जेन्युइन लोग थे। आपने ऐसा फरमाया कि जिन लोगों ने सपोज़ हमें वोट दिया है हम उनको फेवर कर रहे हैं। मेरे वार्ड में जो 6 केसेस आए हैं उनमें से तो 4 मेरे अगेंस्ट में वोट पड़ा है। वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। आप ग्राउंड पे आइए, आप उनको देख लीजिए, उन्होंने मुझे वोट नहीं किया है उस दिन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि सियासत जो होती है ये 4 या 5 दिनों की होती है। जो जीता उसके ज़िम्मे वो दूसरे लोग भी हैं। हमारी जो सरपंच मैडम है, मैं आपको एक बात बताऊं, उसने 287 वोट लिए। जो उसके अगेंस्ट में सरपंच था 2 नंबर वाला, उसने 282 वोट लिए। तीसरे नंबर वाला उसने 159 वोट लिए। लेकिन इसका यह मतलब है कि 287 वोट जिसने लिए, 282 लोग उसके खिलाफ भी हैं, वो नहीं करते हैं उसको पसंद। फिर जो तीसरे नंबर वाला है 159 वोट उन्होंने लिए, तो 159 और 282 लोग, खिलाफ वाले लोग तो ज़्यादा बनते हैं, वो उसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, लेकिन ये जमहूरियत है कि वो है जमहूरियत, एक ऐसी तर्ज हुकूमत है, बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो उसमें जिसने जीता, लेकिन खिलाफ वोट उसके ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन उसने फिर सबों को साथ चलाना पड़ता है। लेकिन कुछ अगर हमें ये हो गया मसला, मैं समझता हूँ ये कि जो ये हमें उतना इल्म नहीं था उस दिन कि ये मकानात कितने आएंगे, कैसे आएंगे ये। लेकिन हमने तो इसमें कोई पार्टी का नहीं रखा, अपना उसका इसका ये ऐसा नहीं रखा। बिला लिहाज मजहब व मिलत और पार्टी से हट के हमने काम किया, उनकी सेकाइडीज़ बनाई। अब यह है कि कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस महीने में हमें और BDO सर ने हमें बोला है कि आपको और टारगेट हम दे रहे हैं। तो उसमें हमें पता है ये कि अगर वही जो प्रायोरिटी हमने बनाई है पहले, फिर तो उसमें 14-15 सिर्फ कांडा वार्ड के ले आ रहे हैं, तो बाकी वार्ड रह जाएंगे। लेकिन हमें पता है अब ये कि इसका क्या करना है। अगर कोऑपरेशन करेंगे सारे मेंबर हजरात, हम DC साहब को बोलेंगे कि जनाब ऐसे ऐसे हुआ है, हमें नहीं था मालूम कि प्रायोरिटी कैसे हमने सेट करनी है, तो हम उसको ठीक कर देंगे। और जो पुंडा में है वो जेन्युइन है। अब कोई कहेगा किराए पर है, क्या ऐसी बात नहीं है। अभी उन्होंने तो रोज़े में कहा कि किराए पे। सर देखो, हम भी उधर के ही हैं, अब वो उनका दीन ईमान जाने। लेकिन अब भाई के मकान में है तो, लेकिन उससे अच्छा है कि अगर होते हैं गांव में ऐसे मसले कि वो अगर किराए पे ही रहें, वो उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन किराए पे नहीं है, लेकिन हैं वो बिल्कुल डिज़र्व, उसमें कोई शक नहीं है। वो मैं तस्लीम करता हूँ ऑन कैमरा ये बात कि वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन जो टेक्निकल एरर कुछ आता है इसमें, तो सारी चीज़ें तो मेरे तक नहीं हैं। और बाकी जो पंचायत हैं ये, और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, शायद मैंने ये पहले बात कोट की होगी अभी, कि 50 लोगों को अगर हम बोलेंगे कि यार तुझे देंगे, केसेस आए 19, तो देना तो 19 को ही है ना। तो इन्होंने ये सोचा कि हमारी रेपुटेशन जो है पंचायत में ख़राब हो गई, हमें लोगों के साथ झूठ हुआ। उसमें यह था कि लोगों को बोलना कि जनाब ऐसे मसला हुआ है, आगे के आज आपका काम नहीं हुआ, इंशाल्लाह आपकी सेकाइडीज़ है, आप लाइन में हैं, आपका भी हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि हम इन लोगों
को बोलेंगे कि चलो जी ये बबलू ने ऐसे किया तो हम इसके साथ ये डाल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मीडिया के सामने जो ये लोग आए, इससे बेहतर ये था कि हम लोगों को जमा करते। लोगों में देखिए एक चीज़ और होती है कि इंसान 4 लोगों में ख़राब नहीं होना चाहिए। मुझे तो ज़ाती तौर मतलब डीसी सर के पास गया कोई, गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे तो जब तक दूसरे का भी पक्ष नहीं सुनता है, कोई ऑफिसर, कोई कोर्ट, कोई कुछ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम ठीक हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर गवर्नर एलजी सर के पास भी जाएगा कोई, वो इंक्वायरी बैठेगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो पैसा लेने का बिल्कुल साबित होगा कभी, तो तभी तो बात बनती है ना, ऐसे नहीं ना है। देखिए, अगर बात करेंगे, अब आखिरी बात मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो वेल डिज़र्व कैंडिडेट्स हैं उनको अगर प्रायोरिटी की जाए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं अभी नए 1 महीने के बाद कुछ और इस तरीके के केसेस आने वाले हैं, तो उन लोगों को लाया जाए। जैसे कि अगर घोड़ाल वार्ड की बात की जाए, खास डिज़र्विंग अब्दुल लतीफ़ लावई है जिसके साथ आपकी बात हुई है, उसके अलावा जो आतूपुरा जो आप कह रहे हैं पुंडा में, या दीगर जितने भी इलाकों में आपने मॉनिटर किया, उन लोगों को कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आप दिलाने की कोशिश करेंगे, इसकी गारंटी आप यहाँ से दे रहे हैं? इंशाल्लाह 101%। और दूसरी बात यह है, मैंने आपको बोला कि आज के बाद जो मैं काम करूँगा, मैं पब्लिक को जमा करूँगा और पब्लिक में हम काम करेंगे। अब कोई ये बोले कि कुछ सुनने में आ रहा है कि अदम एतमाद ये है वो है, जनाब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ पंचायत में, पंचायत के लोग हमारे हैं, और मैं ये नहीं, मैंने 2011 में भी इलेक्शन लड़ा है, मुझे लोगों ने उस दिन भी सपोर्ट की है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के लिए काम करना है, लोग हमारे हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी डिज़र्व केसेस हैं उनको हम इंशाल्लाह, चाहे दोबारा प्रायोरिटी सेट करनी पड़े, लेकिन हमें तो पता है ना, अब तो पता लग गया हमें कि टेक्निकल फॉल्ट कहाँ से हुआ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये कि कोई बोलेगा कि अब ऐसे। जब हम कोरम में बात करते हैं तो मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं वो अगर बोलूँ आपको, हाँ, अगर पब्लिकली कभी मीटिंग हुई मैं आपको भी बोलूँगा, वहाँ पे आप देख लीजिए उस दिन की कौन सा मेंबर क्या काम करवाना चाहता है। लेकिन हमें तो पता है लोग गरीब हैं, किसका काम करना है, कैसे करना है, दोबारा तो ऐसा होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे शहीद परवेज़, नायब सरपंच धारबी पंचायत और ब्लॉक दाली उद्यानपुर। अब आपके सामने दूसरा पक्ष भी आया था जिसका आप सब लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि पंचायती लेवल के जो मसाइल हैं, इन चीज़ों में काफ़ी हद तक जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं और फिर जिन पे इल्ज़ाम तराशी होती है वो लोग जवाबदेह होते हैं, तो अब जवाबदेह ये थे और इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। इन दोनों रिपोर्ट्स को मिलाने के बाद आप जिस नतीजे पर पहुँचे तबसरे में ज़रूर बताएं, और फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।